लास्ट क्या टॉपिक था, कुछ याद है, बताएंगे? कौन सा टॉपिक हेडिंग डली पड़ी थी उसमें? क्यों अल्ताफ, क्या टॉपिक था? सर अकबर का वो मंसूबदार पढ़ाया था सर आपने, 10 साला दहशाला अकबर का जो रेवेन्यू सिस्टम था। हाँ सर। कल्चर के बारे में बताना। मुगल कल्चर। जी सर। ठीक है, मुगल कल्चर की बात करेंगे। देखिए, मुगल कल्चर में हम लोग एक मुगल कल्चर की पहले तो आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं कि जो आर्किटेक्चर था वो क्या था। और इसमें एक चीज और है कि जितने भी मॉन्यूमेंट बने हैं मुगल पीरियड में, उन सब की बात करेंगे, खासकर मुगल पीरियड में बने हुए मॉन्यूमेंट। उन मॉन्यूमेंट्स की बात नहीं करेंगे जो दिल्ली सल्तनत पीरियड में, मुगल पीरियड में कौन कौन से बने हैं वो बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ठीक, इसमें एक जो मॉस्क्यूज है, यानी जो मस्जिद है, तो सबसे पहली मस्जिद भारत में बनाई गई थी, सबसे पहली मस्जिद वो थी संभल में। संभल, ठीक है, संभल में सबसे पहली मस्जिद बनाई गई थी। ठीक है, सबसे पहली मस्जिद संभल में बनाई गई, संभल। और ये संभल कहां पर है? ये संभल है उत्तर प्रदेश में, बदायूं जिले में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में है संभल। ये दूसरी जो है, दूसरी मस्जिद है या दूसरा मॉन्यूमेंट है, वो है कुंभलगढ़ में, काबुल नहीं, हाँ, काबुली बाग, काबुली बाग, काबुली बाग एक ये है। ठीक है, काबुली बाग, जो काबुली बाग है वो पानीपत में है। तो कभी कभी ये हो सकता है, देखो इससे क्या होगा कि क्वेश्चन एक तो आपका ये बन सकता है कि पहले कौन सी है, बाद में कौन सी है। तो सबसे पहली जो मस्जिद बनाई भारत में वो संभल में बनी थी। ठीक है, उसके बाद है काबुली बाग। काबुली बाग कहाँ पर है? पाकिस्तान में। उसके बाद जो मॉन्यूमेंट बना है वो है हुमायूं टॉम्ब। ठीक है, हुमायूं टॉम्ब। ये दोनों जो है वो बाबर के समय बनाए गए थे। ठीक है, ये दोनों बाबर के समय बनाए गए थे, ये भी याद रखना है, बाबर के समय। बाबर ने बनवाई। काबुली बाग ये कहाँ पर है सर? ये पानीपत में है, काबुली बाग पानीपत, हिमाचल पर नहीं, हरियाणा। हरियाणा। हाँ, हरियाणा। उसके बाद है हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं टॉम्ब, यानी हाँ, हुमायूं टॉम्ब का या हुमायूं का मकबरा। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। हुमायूं का मकबरा को भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। हुमायूं के मकबरे को भारत का दूसरा ताजमहल कहा जाता है, क्योंकि हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में है और ये लाल पत्थर से बना है। ठीक है, लाल पत्थर से बना है, दिल्ली में है, और ये उनकी वाइफ हाजी बेगम ने बनवाया था। हाजी बेगम बहुत फेमस है ये। ठीक है, हाजी बेगम कहाँ पर है? ये दिल्ली में है, और ये रेड स्टोन से बना हुआ है, और रेड स्टोन से बना हुआ है, और इसको बनवाया है हाजी बेगम ने। ठीक है, ये हाजी बेगम द्वारा बनवाया गया।
तो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि हुमायूं टॉम्ब किसने बनवाया। तो दो मस्जिद, संभल की मस्जिद और काबड़ी बाग मस्जिद, ये बाबर ने बनवाई थी, बाबर ने। इससे पहले भारत में कोई इबादत के लिए कोई जगह नहीं बनी थी। मतलब जो अल्लाह की इबादत है, खुदा की, उसके लिए कोई प्लेस नहीं है, मस्जिद नहीं। जो कुतुब मीनार बनी है वो भी एक सिंबल है विक्ट्री का। भारत में जो कोई इससे पहले बना है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा भी, या जो 2.5 दिन का झोपड़ा, उसको भी आप देखोगे तो वो एक इमारत है, कोई मस्जिद नहीं है। ये बात ध्यान रखना है। जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, जो ऐबक ने बनवाया है, इल्तुतमिश ने बनवाया, वो भी कोई मस्जिद नहीं है, ठीक है। और वो इमारत है। और इमारत क्या है कि यानी वहां से इल्तुतमिश को गुजरना था और नमाज पढ़नी थी, तो वहां पे कोई ठहरने के लिए जगह चाहिए थी। तो वो 2.5 दिन के अंदर जितना बन सकता था उतना बना दिया, इसलिए, ठीक है। तो एक तो है संभल की मस्जिद, दूसरा काबली बाग मस्जिद, तीसरी है हुमायूं टॉम्ब जो दिल्ली में है और रेड स्टोन से बना हुआ है। उसके बाद है, ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पंचमहल। पंचमहल ये कहां पर, ये भी फतेहपुर सीकरी में है। ये भी सीकरी में है, सीकरी, ये भी सीकरी में है। तो ध्यान रखना है पंचमहल, ये 3 मॉन्यूमेंट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट और देखते हैं क्या क्या है। और सबसे ज्यादा जो मॉन्यूमेंट मुगल पीरियड में बने हैं वो यूपी में बना है, जो खासकर आगरा में फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट है इसमें मरियम पैलेस, एक है दीवाने आम, दीवान ए आम। सर पंचमहल किसने बनवाया? ये पंचमहल जो अकबर द्वारा बनवाया गया था, और फिर अकबर या जहांगीर द्वारा, ठीक है। लेकिन पंचमहल ये फतेहपुर सीकरी में है। पंचमहल क्या है, तो फतेहपुर सीकरी पूरा कैंपस है, उसी के अंदर बना है, ठीक है, और अकबर ने बनवाया। एक है दीवाने आम, उसके बाद है दीवाने खास, दीवाने आम और दीवाने खास, ठीक। और हाँ, ये भी फतेहपुर सीकरी में है। ये भी दोनों अकबर ने बनवाए थे, दीवाने आम और दीवाने खास। उसके बाद है बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा ये भी बनवाया है सीकरी में, सीकरी में बना है। और ये भी कभी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि बुलंद दरवाजा जो बनाया गया था वो अकबर द्वारा गुजरात विजय के याद में बनवाया था, बुलंद दरवाजा। ध्यान रखना है, जो कुतुब मीनार कैंपस में वो अलाई दरवाजा है, इसमें कंफ्यूज कभी मत होना। एक अलाई दरवाजा है, जो अलाई दरवाजा है वो कुतुब मीनार के पास में है, और जो बुलंद दरवाजा है वो फतेहपुर सीकरी में है। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो बुलंद दरवाजा सर उत्तर प्रदेश में है सर? है, बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश में है। हाँ, सीकरी, फतेहपुर सीकरी आगरा में। उसके बाद है सलीम चिश्ती टॉम्ब, सलीम चिश्ती टॉम्ब। ये हम सारी बातें पहले कर चुके हैं, है ना। सलीम चिश्ती टॉम्ब, टॉम्ब का मतलब है मकबरा। सलीम चिश्ती का मकबरा भी सीकरी में बना हुआ है, फतेहपुर सीकरी, ये भी सीकरी बना हुआ है, सलीम चिश्ती।
सलीम चिश्ती कौन है? ये वही हैं जो अजमेर में थे और इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर का मानना है कि जहांगीर का जन्म हुआ था। तो सलीम चिश्ती के फॉलोवर थे अकबर, सलीम चिश्ती के, इसीलिए उन्होंने जहांगीर का नाम सलीम रखा था बचपन में। तो सलीम चिश्ती कौन है? सलीम चिश्ती सूफी संत हैं जो राजस्थान में अजमेर में रहते थे और उनका मकबरा जो बना है वो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में बना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जब भी पूछेगा लोकेशन पूछेगा। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक है इसमें पैलेस ऑफ बीरबल। जब आप जाओगे ना वहां पे फतेहपुर सीकरी, तो सब घुमाए जाते हैं, जो वहां पे लोग हैं जो आपको घुमाने ले जाते हैं वो सब बताते हैं। बीरबल, पैलेस ऑफ बीरबल, ये भी फतेहपुर सीकरी में है। पैलेस ऑफ तानसेन है ना, पैलेस ऑफ तानसेन, ये भी वहीं पर है, पैलेस ऑफ तानसेन। तो सलीम चिश्ती का मकबरा, बीरबल महल, तानसेन महल, ये सभी की सभी फतेहपुर सीकरी में है। तो और भी वैसे जो बहुत फेमस मॉन्यूमेंट है वो आप जानते हो, जैसे ताजमहल है ना, ताजमहल आप जानते हो। उसके बाद है जामा मस्जिद, है ना, जामा मस्जिद आप जानते हो। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है, ये किसने बनवाई? ये भी शाहजहां ने बनवाई। और रेड फोर्ट ये भी शाहजहां ने बनवाया। ये जो ताजमहल है आप जानते हो आगरा में है, ये शाहजहां ने बनवाया। और जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई, ठीक है। और दिल्ली का जो लाल किला है जिसको आप रेड फोर्ट बोलते हो, वो भी शाहजहां ने बनवाया। और आगरा का किला, जिसे लोग कभी कभी लाल किला भी बोलते थे, आगरा का लाल किला, आगरा का लाल किला नहीं, आगरा का आगरा किला है जो अकबर ने बनवाया था। और दिल्ली का जो लाल किला है उसको इंग्लिश में रेड फोर्ट कहते हैं, और उसका निर्माण उनके बेटे यानी ये काफी दिन बाद जहांगीर के बेटे शाहजहां ने बनवाया। तो ये ध्यान रखना, कभी इसमें क्रोनोलॉजी भी पूछ सकता है ना, जैसे पूछेगा बीरबल महल, तानसेन महल, ताजमहल, ठीक है, या उसके बाद जामा मस्जिद, तो पूछेगा इनमें सबसे पहले किस मॉन्यूमेंट का निर्माण हुआ। तो थोड़ा सा याद रखना है, आगरा का किले का निर्माण अकबर ने करवाया। फतेहपुर सीकरी, पंचमहल, ये सलीम चिश्ती, ये सब अकबर के समय हुए। और शाहजहां के, जहांगीर के समय ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। और एक बार अभी पता नहीं कौन सा कोई एग्जाम था, यूपी में कोई था, यूपी नहीं सीटेट एग्जाम था, इंडिया लेवल का है, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि उसमें ये क्रोनोलॉजी पूछी थी कि उसमें हुमायूं टॉम्ब भी था कि इनमें से सबसे पहले कौन सा बना। तो बाकी लाल किला ये सब थे, तो हुमायूं टॉम्ब जो हाजी बेगम है वो हुमायूं की पत्नी है, उन्होंने अपने पति की याद में बनवाया था। तो जाहिर सी बात है कि ताजमहल से तो हुमायूं टॉम्ब पुराना है ना, क्योंकि ताजमहल बनवाया शाहजहां ने और हुमायूं टॉम्ब किसने बनवाया? हुमायूं की पत्नी ने। तो कितना एक लंबा सफर है, हुमायूं के बेटे अकबर होते हैं, अकबर के बेटे जहांगीर होते हैं, जहांगीर के बेटे शाहजहां होता है, तब जाके एक लंबा सफर तय होता है। तो ये सब तब समझ में आएगा आपको जब आप क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबको समझेंगे। एक क्वेश्चन रखेंगे ध्यान में कि ये भी इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है, मतलब लोकेशन से क्वेश्चन बन सकता है। वो बोलेंगे पंचमहल है ना, इबादत खाना और तानसेन और जामा मस्जिद, इनमें कौन सी उत्तर प्रदेश में नहीं है ना, इस तरह से कुछ भी दे सकते हो, आप पे डिपेंड करता है कैसे होगा। और बाकी है इसमें
ठीक है। नेक्स्ट है इसमें पैत्रादुरा पेंटिंग। पैत्रादुरा ये है फ्लोरल डिजाइन। तो कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पैत्रादुरा ये है क्या। पैत्रा या सीधे पूछे पेत्रा दुरा। पैत्रादुरा, ठीक है। ये पैत्रादुरा क्या है बताएं। पैत्रादुरा अगर आपसे कभी पूछेगा पैत्रादुरा का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ किया गया, ठीक है। तो पैत्रादुरा का सबसे पहला इस्तेमाल इत्माद-उद-दौला का जो टॉम्ब है आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, वहां पर किया गया, अकबर ने बनाया। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन आता है अगर आपसे मुगल काल के आर्ट एंड कल्चर के बारे में पूछेगा तो पैत्रादुरा जरूर पूछेगा, ठीक है। ये नहीं पूछेगा सबसे पहले किस में यूज हुआ है, बस ये पूछेगा कि पैत्रादुरा जो है वो किसके समय में आया। तो पहले समझ लेते हैं पैत्रादुरा है क्या, ठीक है। पैत्रादुरा इसको इस तरह से भी बोलते हैं पैत्रादुरा। तो पैत्रादुरा है क्या है, एक डिजाइन है, फ्लोरल डिजाइन। क्या है ये, फ्लोरल डिजाइन। फ्लोरल डिजाइन मतलब फूलों जैसी डिजाइन है ये। फूलों जैसी डिजाइन है ये, ठीक है। फ्लोरल डिजाइन, यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होगा। अब ये है क्या, ये एक ऐसी डिजाइन है जो मकानों की दीवारों में बनाई जाती थी। जैसे क्या करते थे, जैसे मान लीजिए एक कोई ऐसा लोकेशन है इस तरह से, तो इस तरह से उन्होंने बनाया, जैसे यहाँ पे एक फूल ऐसा बना दिया है ना, और एक ऐसा बना दिया इस तरह से, और एक इस तरह से बना दिया इस तरह से, ठीक है। इसके बीच में वो लोग क्या करते थे, डायमंड भरते थे, डायमंड इसमें, है ना, इसमें डायमंड भरते थे। इसको बोला गया था पैत्रादुरा। आज भी है, अगर आप लाल किले में जाओगे तो दीवारों पर है, तो इसमें डायमंड, इनके जो बीच बीच में डायमंड को भरा जाता था। तो ऐसे आप देखना, ऐसी डिजाइन हमारे और आपके घरों में भी होती है, तो बनाई जाती है इस तरह की डिजाइन। तो जो पैत्रादुरा जो डिजाइन है वो अकबर के समय में भारत में आई, और ये पहली बार इत्माद-उद-दौला के मकबरे में बनाएगी, जो कि फतेहपुर सीकरी में। आज के समय में आप हर मोस्टली बिल्डिंग में ये देख सकते हो, हिस्टोरिकल बिल्डिंग में जाओगे तो सबसे क्लियर आपको दिखेगी ये लाल किला में दिल्ली में, जो शाहजहां ने बनवाया है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जो ये डायमंड थे, इन डायमंड को अंग्रेज लोग निकाल के ले गए। अब खाली है, मतलब स्पेस डायमंड वहां पे नहीं है। एक दो होगा तो होगा, लेकिन ज्यादातर ये नहीं है। इसमें ग्रीन डायमंड, व्हाइट डायमंड, बहुत टाइप के बहुत कॉस्टली डायमंड हुआ करते थे, ठीक है। तो और ये कब किसके समय में आई, अकबर के समय में आई। और सबसे पहले कहाँ ये इसको यूज किया गया, है ना, इत्माद-उद-दौला। इत्माद-उद-दौला, इत्माद-उद-दौला के समय में ये शुरू की गई। कहाँ पर, इत्माद-उद-दौला का जो टॉम्ब है वो कहाँ पर है, आगरा में, ठीक। तो इतना तो समझ में आ गया होगा आपको इसमें। सर वो स्पेरो को खाली करके छोड़ गए। हाँ, वो यहाँ से इनके जो डायमंड थे वो निकाल के ले गए, है ना। तो ये है, तो बहुत बार पूछा जाता है ये किससे संबंधित है। तो पैत्रादुरा भवन निर्माण से संबंधित है, भवनों की जो मोन्यूमेंट्स हैं उसके डिजाइन से संबंधित है, अकबर के समय में आई है,
इसमें हीरे जवाहरात ये सब भरे जाते थे इनमें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पेंटर इन मुगल। ठीक है, पेंटर इन मुगल कौन कौन से पेंटर हैं? पेंटर इन मुगल एंड पेंटर ऑफ जहांगीर। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, पेंटर ऑफ मुगल्स, है ना। मुगल के समय चित्रकार कौन? देखो मुगल के समय क्या हुआ है कि चित्रकारों को दो भागों में बांटा गया मुगल के समय में। पहला तो अकबर के समय में कौन है, इसको हम देख लेते हैं अकबर के टाइम में, और दूसरा जहांगीर के टाइम में कौन है, इनको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, जहांगीर के पीरियड में। तो पहले अकबर के पीरियड में समझते हैं। देखो मुगल काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है ना, गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग इन इंडिया। ठीक है, तो अब अकबर के समय में कौन से हैं उनको समझते हैं। हाँ, नेक्स्ट ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है पहला इसमें दासवन, दासवन, और दूसरा इसमें है वसावान। ठीक है, वसावान, वसावान। तो ये दासवन और वसावान ये अकबर के समय में है। ठीक, अब जहांगीर के समय में कौन है? ये बहुत ही इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये चीज है जहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है पत्रकारों को लेके। दासवंत और वसावंत ये दोनों अकबर के दरबार में थे, अकबर के कोर्ट में। अब हम उनकी बात कर लेते हैं जो जहांगीर के समय में है ना। तो जहांगीर के समय में देखो, जहांगीर के समय में कौन कौन है? अब्दुल हसन, अब्दुल हसन, ठीक है, अब्दुल हसन। नेक्स्ट कौन है? उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर, और बिशन दास। ये तीनों नाम बहुत फेमस हैं, बहुत ज्यादा। बिशन दास, तो ये तीन हैं, अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर और बिशन दास। अब्दुल हसन को भी कई सारे खिताब दिए गए, कई सारे टाइटल दिए गए, और इनमें सबसे, इन पांचों में जो सबसे ज्यादा होशियार था वो है उस्ताद मंसूर। ठीक है, उस्ताद मंसूर और उस्ताद हसन, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं जहांगीर के समय में। उस्ताद हसन और उस्ताद मंसूर ये बहुत ही काबिल हैं। ठीक, तो ये हो गया पेंटर ऑफ मुगल। तो मुगल काल में कौन कौन पेंटर हैं, तो इनके सबके उनकी पेंट आज भी मौजूद है? हाँ अभी उनकी भी है, पेंटिंग आज भी मौजूद बिल्कुल लाल किले में है। लाल किले में जाओगे तो आपको मिलेगी पेंटिंग इनकी। लाल किले में जो पक्षियों की बने हुए हैं वो सब इन्हीं के बने हाथ से बनाए हुए हैं। मतलब बात यह कि वो कब के बने हुए अभी तक कंटिन्यू हैं और कोई कलर नहीं गया है। नो डाउट आपको देख के लगेगा। प्रॉब्लम क्या है ना कि जब हम लोग इंडिया गेट, या इंडिया गेट नहीं, रेड फोर्ट या कुतुब मीनार या ताजमहल या फतेहपुर सीकरी जब हम लोग घूमने जाते हैं तो हम दूसरे मूड से जाते हैं। घूमने मतलब है घूमने जा रहे हैं, मतलब एंजॉय करने जा रहे हैं, वहां उस चीज को फील नहीं करते। वहां जब लाल किला में या आगरा फोर्ट में या फतेहपुर सीकरी में कोई भी पेंटिंग बनी है तो इसका मतलब इन्हीं लोगों ने बनाई है। और वहां आप फील तब कर पाओगे जब आप जानते होगे कि उस्ताद मंसूर कौन है, अब्दुल हसन कौन है ना, दासवंत कौन है। जब इनके नाम आपके जहन में होंगे तभी तो समझोगे, वरना तो आपको फूल पत्ती दिखाई देगी वहां पर। वरना तो आपको, अब जैसे मैंने ये डिजाइन बनाई थी आपको, ये डिजाइन, ठीक है, जब आपको पता होगा ये डिजाइन ऐसी थी तभी तो आप समझ पाओगे ये डिजाइन है क्या, जब डिजाइन को जानते होगे।
वरना तो आप समझ कि अरे ये तो हमारे यहाँ तो सब मकानों बनी हुई है। तो किसी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट को देखना इतना आसान नहीं है, वहां पे जाके सेल्फी ले लेना बहुत आसान है। और नो डाउट जब आप मतलब आप वास्तव में जानोगे तो आपका कई देर तक आपको वहां पर रुकने का मन करेगा कि देखो ये वो जगह है जहां पर कभी, यही वो गेट है जहां से शाहजहां घुसते होंगे, यही वो गेट है जहां से औरंगजेब निकला होगा। तो ये जब चीजें दिमाग में रहेंगी, जब भी लाल किला के कभी आप आना, लाल किला देखना, तो लाल किला का जो गेट है वो वही है। तो वो चीज फिर आती है फील मेरे नहीं, वरना तो मैंने देखा है एक बार रेड फोर्ट को, लेकिन मैंने उस नजरिए से नहीं देखा। हाँ वही वही चीज है। अब इतनी, अब जैसे ताजमहल है, ताजमहल को लेकर बहुत सारी बातें हैं कि ये वही जगह है जहाँ पर हमारे सारे बड़े लोग, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके मोहम्मद अली जिन्ना से लेके सब लोग एक बार माथा टेकने जरूर गए होंगे। तो ये वही जगह है जहाँ से कई कितनी बार पंडित जवाहरलाल नेहरू उसी गेट से घुसे होंगे, कितनी बार इसी गेट से इंदिरा गांधी जी घुसी होंगी। तो जब ये चीजें मतलब जहन में होंगी आपके, तब वहां फीलिंग आएगी आप, वरना तो क्या है, कुछ नहीं है, मिट्टी है। और मैं इसीलिए मोन्यूमेंट देखने कोई जाता ही नहीं, क्योंकि या तो अकेले जाओ और जो जिसके साथ जाओ वो उसको पता भी हो इतना, तब तो ठीक है, वरना तो कोई मतलब ही नहीं है। अकेले जाने में अच्छा नहीं लगता, दो लोग एक मत के मिलते नहीं एंजॉय करने में ठीक रहता है सर, 2 आदमी में। है। 2 आदमी एंजॉय करने में अच्छा लगता है सर, अकेले पर कुछ नहीं बुझाता है। हाँ तो एंजॉय करने में ही जिंदगी निकल जाती है फिर। देखो ये सारी चीजें इंस्पायर करती हैं, तो ये बात जान लीजिए, ये हमारे ऐसे नहीं है, ऐसी ऐसी चीजें नहीं है। जब आप उन चीजों को फील करोगे तब समझ में आएगा, वरना तो क्या है, स्ट्रीट नहीं है। जब कभी भी जब मतलब अक्सर हमारा लाल किला के आसपास करना होता है, मैं घर भी जाता हूँ तो आनंद विहार का रास्ता वही है, तो रास्ता वो रूट भी पड़ ही जाता है। तो अगर जो लाल किला की बिल्डिंग है बहुत दूर तक दिखाई देती रहती है, और एक एक पत्थर, मतलब ये मान लीजिए एक ट्रक के बराबर है, दो दो ट्रक के बराबर एक ही पत्थर है। उस पत्थर को देखने पे लगता है कि कैसे लाया गया होगा, कैसे यहाँ पे शिफ्ट किया गया होगा, है ना, कैसे इसको रखा गया होगा, क्या टेक्नोलॉजी रही होगी, क्या मैन पावर क्या रहा होगा। तो वो सब चीजें आती हैं समझ में। ठीक है, तो ये है। तो अब अबुल फजल, अबू समद, ये सब जो थे ये पेंटर हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं ताजमहल। ताजमहल है, बस गलती आप ये मत करना इनमें, कभी भी ना उस तरह से मत सोचना जैसे आपने कुतुब मीनार भी लिख दिया, वो मत लिखना। तो वो मोन्यूमेंट जो दिल्ली सल्तनत काल में बने उनको नहीं लिखना है, ये बस ध्यान रखना है। और बाकी इनका जो क्रोनोलॉजी है, टाइम पीरियड है, वो सब लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लिख लेते हैं। ये कल्चर में ही आता है कि कुछ टाइटल दिए गए। टाइटल, एक टाइटल आपने बहुत बार सुना होगा कि जगत गुरु का टाइटल किसे दिया गया है। जगत गुरु, जगत गुरु का टाइटल अकबर द्वारा दिया गया था, और ये एक जैन मुनि थे उनको दिया गया। ये बहुत बहुत बार पूछा गया कि जगत गुरु का टाइटल किसे दिया गया। तो कुछ टाइटल के नाम लिख लेते हैं, और जिसे दिया गया उनका नाम लिख लेते हैं, और जिसने दिया है उनको नाम लिख लेते हैं। 2-3 है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो टाइटल डाल दीजिए हेडिंग। टाइटल का मतलब है उपाधि। ठीक है, टाइटल का मतलब है उपाधि। तो पहला लिख लीजिए जगत गुरु। जगत गुरु, जगत गुरु एक टाइटल है ना, जो जो दिया गया है
हर विजय सूरी को, हर विजय सूरी, ये जैनी है, इनको दिया गया हर विजय सूरी को, जगत गुरु, ठीक है। और किसने दिया है? अकबर ने दिया, अकबर ने दिया। इन सारी चीजों को, इन्हीं पॉइंट्स को लेके आप मेंस का क्वेश्चन लिख सकते हो, इन पॉइंट्स को लेकर आप इंटरव्यू में बात कर सकते हो। कोई कहे कि जो मध्यकालीन शासक थे तो बड़ा ही मतलब हिंदू विरोधी थे, है ना, या इस्लाम प्रेमी थे, या इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए काम करते थे, या सिर्फ इस्लाम से मोहब्बत करते थे, कोई आपसे कहे तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो। ऐसा नहीं था, ये सिर्फ फैक्ट नहीं है, ये उनका मुगल काल का पूरा कैरेक्टर है, जो आपको कहीं भी किसी को भी चुप करा सकता है, जो बार बार बोलता है ये सब चीजें, है ना। तो इसको कहाँ यूज करना है वो आपको आपके जहन में बिठाए रखना है, जब लगे जहां लगे बोलना है। कि सीधे सीधे बोलेगा, सीधे बोले अकबर कैसे महान है, उसमें आप लिख सकते हो। क्या जरूरत थी जैन गुरु को, जगत गुरु को उपाधि देने की? अगर उसको सम्मान नहीं होता तो मरवा देता सीधे सीधे, बोलता इस्लाम कबूल करो या तो मरो, है ना। तो ये सब चीजें हैं जो उनके बारे में हैं, एक तो दिखाई दे रही वो तो है ही, जगत गुरु किसके कहा गया वो तो है, लेकिन जगत गुरु की उपाधि देने से अकबर का, अकबर किस तरह से महान हो गया, बात ये भी है जो आपका एक लेवल से ऊपर ले जाएगी। और यही वो चीज है जो आपको बुक्स से अलग हटा देती है। आपको कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत है कि अकबर लोकतंत्र को मानता है, अकबर सेकुलर है, क्या किसी बुक में पढ़ने की जरूरत है इसके बाद? बताइए क्यों? अल्ताफ कहीं नहीं है, किसी बुक को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लोग कहते हैं ये पढ़ो, अरे क्या पढ़ो, जो लिखा उसी को समझ लो ना। तो लिख तो आप खुद, बुक तो आप खुद लिख दोगे पूरी, कोई क्या जरूरत अकबर पहले ऑर्थोडॉक्स थे? है। पहले वो ऑर्थोडॉक्स थे, फिर वो सिक्युलर हो गए। नहीं, ऑर्थोडॉक्स क्या थे, बस वो पैदा ही हुए थे राजपूत के यहाँ, है ना, उनका जन्म ही राजपूत के घर में हुआ था और बचपन से थे। नहीं, ये तो शुरू से थे, अकबर के बारे में ऐसा नहीं है। और मुगल काल में मुझे, मैं जहां तक देखता हूँ मध्यकाल में, चाहे वो जैसे कहते हैं कि मुस्लिम पीरियड जो है, मिडवल पीरियड है, उसमें ऐसा कोई नहीं था जो पहले बहुत क्रूअल है फिर जाके लिबरल हुआ। चाहे आप ऐबक को देख लो, चाहे आप इल्तुतमिश को देख लो, या बलबन को, जिसका भी नाम लोगे, बलबन, गियासुद्दीन तुगलक, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, और सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायूं, किसी को भी ले लो, जो जैसे हैं वैसे हैं। और कोई भी इसमें बहुत रिजिड नहीं है, कोई भी रिजिड नहीं है, क्योंकि अकबर के दरबार में 10 जो नवरत्न हैं उनमें से 6 हिंदू हैं, है ना। ऐसा ऐसा नहीं है। तो ये सब चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं। इल्तुतमिश, अगर हम बात कर लेते हैं शुरुआत की, इल्तुतमिश अगर बहुत ही इस्लाम को मानने वाला होता, कट्टर मुसलमान, तो वो अपने तुर्की दासों को नहीं रखता, है ना। अगर वो परंपरावादी होता या उसके रिजिड होता, ऑर्थोडॉक्स होता, तो कोई अपने गुलामों को अपने प्रशासन में शामिल करेगा? कभी नहीं करेगा। तो ये सब सारी चीजें हैं जो आपको बतानी है, सारी बातें हैं जो आपको बतानी है। जब बलबन के बारे में भी बहुत सारी बातें अच्छी हैं। बलबन के बारे में कहा जाता है कि बलबन बहुत खतरनाक है, खूंखार है। बलबन के बारे में पॉजिटिव चीज ये है कि बलबन ने नवरोज त्योहार शुरू करवाया, बलबन ने दीवाने अर्ज शुरू किया, और बलबन ने सजदा पागोश कभी, या कोई भी सम्मान कभी गलत नहीं होता है ना। अगर आप किसी पद पे बैठे हो, मान लीजिए आप जिलाधिकारी हो, है, आप मान लीजिए मिनिस्टर हो, आप जिस पोस्ट पे हो, उस पोस्ट का एक अपना रिस्पेक्ट है,
उस वो रेस्पेक्ट को दूसरी भाषा में कहते हैं डर। रेस्पेक्ट को दूसरी भाषा में कहते हैं डर, और डर से चीजें नियंत्रित रहती हैं। अगर किसी को जेल का डर ना हो, किसी को पुलिस का डर ना हो, तो सोचो कितना क्राइम बढ़ जाएगा। तो सजदा पाबोस का सिर्फ मतलब यही था कि आपको हमेशा शासन का सम्मान करना है, शासन सर्वोपरि है। तो थोड़ा सा इसमें सोचा कीजिए, बहुत कुछ मिलेगा आपको। जगत गुरु। नेक्स्ट है इसमें जरी कलम। जरी कलम, जरी कलम। कोई भी इवेंट होता है हिस्ट्री में, उसको प्रेजेंट सिनेरियो में एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ दीजिए, फिर आपको एकदम समझ में आ जाएगा, एकदम समझ में आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। जरी कलम। मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, ठीक है, हुसैन, मोहम्मद हुसैन। ये कौन है? ये लिटरेचर हैं, ये लिटरेचर से हैं, ठीक है, ये लिटरेचर से हैं, और अकबर ने इसको इनको दिया, ठीक है। इस जरी कलम का है मोहम्मद हुसैन है, और जो लिटरेचर लिखा है, लिटरेचर से संबंधित है। उसके बाद है इसमें राज कवि, ठीक है। नेक्स्ट है राज कवि। राज कवि तो पता होगा किसको कहा गया, बताएं। राज कवि तो खड़ा नहीं हो रहा। आज माणूस नाही कुणी एक चार्जर दिली त्यातलं पाहुणे तिकडे नाही, 1 लागते ना तुम्हाला। हेलो बंद कराइए सर। ठीक है, आप अपने डिवाइस की आवाज को बंद कर दीजिए, सही रहेगा। देखिए, तो ये हो गया आपका रेवेन्यू सिस्टम। एक और है मनसबदारी सिस्टम, है ना, मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम। तो पहली बात है कि मनसबदारी जो सिस्टम है वो किसने शुरू किया था, है ना। तो मनसबदारी सिस्टम शुरू किया अकबर ने, है ना, अकबर ने शुरू किया। अकबर द्वारा मनसबदारी सिस्टम शुरू किया गया, और मनसब का रिलेशन था आर्मी से, यानी सैन्य विभाग से, ठीक है, मिलिट्री से, या कह सकते हैं सैन्य विभाग या फोर्स, ठीक है, फोर्स से रिलेटेड था या सैन्य विभाग था। मनसबदार को 3 भागों में बांटा गया, मनसबदार को 3 पार्ट में। तो पहले पांच पूछेगा मनसबदारी व्यवस्था किसने की। तो मनसबदारी व्यवस्था सैन्य विभाग से संबंधित है, यानी जितने जिसके मनसब हैं उतने उसको घुड़सवार या सैनिक रखने का अधिकार है। जैसे मान लीजिए हमारे 10 मनसब हैं और कोई 15 मनसब वाला है, तो इसका मतलब है उसका पावर, उसका अधिकार हमसे ज्यादा है। तो मनसब मीन्स पद,
और ये 3 है। पहला है मनसबदार, सबसे ऊपर वाले को कहा जाता था मनसबदार, ठीक है, मनसबदार। उससे नीचे वाले को कहा जाता था अमीर, अमीर, अमीर। और उसके बाद था अमीर ए उम्दा, अमीर ए उम्दा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि अमीर क्या है मुगल काल में, और ये मनसबदार क्या है। तो ये मनसबदार को 3 भागों में बांटा गया। सबसे ऊंचा पद था वो था मनसबदार, है ना, मनसबदार। और उसके बाद था ये अमीर, और उसके नीचे था ये अमीर ए उम्दा, ठीक है। तो ये है अमीर ए उम्दा। तो ये 3 पार्ट में है। तो पूछेगा अमीर कौन है, तो अमीर सैन्य विभाग में है और ये मनसबदारी के अंदर आता है अमीर, ठीक। यहाँ तक तो उसके बाद है, तो मनसबदारी समझ के अकबर ने शुरू की है, सैन्य विभाग से संबंधित है, और ये एक तरह से अधिकारी हुआ करते थे। उसके बाद अच्छा ये क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि मनसब कितने मनसब होंगे। जैसे मान लो हम अकबर की सेना में है या साम्राज्य में है या दरबार में है, तो हमें मनसब कितने मिलेंगे, ये कौन डिसाइड करता था? ये खुद बादशाह डिसाइड करता था, बादशाह, कि किसके कितने मनसब होंगे, उसी हिसाब से उसका रेस्पेक्ट, उसका पावर होता था। अब आता है दहशाला बंदोबस्त, दहशाला बंदोबस्त, ठीक है, बंदोबस्त, दहशाला बंदोबस्त। अब देखिए दहशाला जो बंदोबस्त है, ये कभी क्वेश्चन बन सकता है। दहशाला बंदोबस्त ये किसने शुरू करवाया? अकबर ने, ठीक है, अकबर ने शुरू करवाया। और किसने कहा था, किसने ये नियम पारित किया था? वो था टोडरमल, टोडरमल। दहशाला का मतलब था कि रेवेन्यू टाइम पीरियड 10 ईयर, यानी 10 साल के एवरेज से, ध्यान दीजिएगा कि 10 ईयर यानी 10 साल के एवरेज से आपको राजस्व देना है, लगान देनी है। तो दहशाला बंदोबस्त इज स्टार्ट द अकबर, और किसने शुरू की थी? टोडरमल ने। किससे संबंधित थी ये संबंधित थी रेवेन्यू से, ठीक है, ये राजस्व या लगान से संबंधित थी। और कितने वर्ष के लिए थी? 10 साल के लिए, ठीक है, यानी 10 साल के लगान से संबंधित थी। 10 साल का एवरेज निकाल के किसानों को बादशाह को देना होता था, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको मनसबदारी सिस्टम क्या है और दहशाला बंदोबस्त क्या है, ठीक है। एक है इसमें, नेक्स्ट है, इसी में है इनाम। इनाम क्या होता था? इनाम बताएं। अवार्ड, अवार्ड, ठीक, यानी इनाम या मदद ए महा, या देख लीजिए ध्यान से, या मदद ए महा, मदद ए महा, मदद ए महा, ठीक है, मदद ए महा। एक नाम और है इसका, वो है सयूर गल, सुयूर, हाँ, सयूर गुल। तो ये एक ही नाम है। तो यानी ये भूमि वो है जो ग्रांट दी जाती थी। ग्रांट मतलब दान में, किसको? रिलीजियस पर्पस से, है ना, रिलीजियस पर्पस से। तो ये वो भूमि थी जो इनाम या मदद ए महा या सुईगर गुल, ये एक ही नाम है, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये एक कह सकते हैं, यहाँ पे लिख लिए बीच में, ये लैंड थी, एक भूमि थी
जो ग्रांट में यानी दान में दी जाती थी, किसके लिए? रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के। जैसे कोई मान लीजिए कोई इमाम है ना, या कोई मौलवी है, या कोई ऐसा रिलीजियस पर्सन जिसको बोले कि जाओ ये आपके लिए है इनाम। तो इनाम का मतलब कुछ और ही लोगों ने निकाल दिया प्रेजेंट में। इनाम का मतलब रिलीजन से ऐसी भूमि जो धार्मिक व्यक्ति को दान में दी जाती थी, और ये भूमि कर मुक्त होती थी, मतलब टैक्स फ्री। ठीक है, ये भूमि टैक्स फ्री होती थी। तो ये है, तो ये था हमारा मनसबदारी सिस्टम। तो नेक्स्ट हम लोग आज तो नहीं, कल ही शुरू करेंगे मुगल कल्चर। ठीक है, मुगल कल्चर, मुगल कल्चर, ठीक है, मुगल संस्कृति। तो ये हम लोग कल ही शुरू करेंगे। सर कल क्लास होगी? कल क्या बोल रहे हो अल्ताफ? कल क्लास होगी? कल क्लास क्यों नहीं होगी, ऐसा क्या वजह? सर आपने बताया था ना 27 के बाद तो सुबह कल को। नहीं, तो 27 तक मैंने बोला था, कल तो 26 है ना। ठीक है सर। हमने कहा कि अगर होली पे हम जाते हैं तो क्लास 27 के बाद बंद रहेगी, और नहीं जाते हैं तो कंटिन्यू रहेगी। तो फिर केवल एक दिन बंद रहेगी 29 तारीख को, 29 को जाते हैं तो 2-3 दिन बंद रहेगी। 30 से 31 से फिर से शुरू हो जाएगी। वो मैसेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कल हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। बाकी टेस्ट है 10:30 बजे, है ना, 10:30 बजे मिलिए टेस्ट के लिए।